भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, है ना। 3 प्रश्नावली को प्रारंभ करेंगे। 3 प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक किया करें। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पहले हम इसका मतलब समझेंगे, तब आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, आपको याद हो तो कक्षा 8 में पढ़ के आए आप एक चर वाले रैखिक समीकरण। कक्षा 8 में क्या पढ़ के आए हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। आपकी एक प्रश्नावली हुआ करती थी जिसका नाम था एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, कक्षा 9 में पढ़ के आए आप दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक कक्षा 9 में पढ़ के आए दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब क्या कर दिया है कि वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या कर दिया है। और युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? कक्षा 9 में हमें एक समीकरण मिलता था, अब कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे। तो युग्म का मतलब समझ में आया, दो समीकरण मिला करेंगे हमें। अब समीकरण क्या होता है? समीकरण क्या होता है, कोई बता पाएगा? देखिए, हमने बहुपद पढ़ा था, बहुपद पढ़ा था पिछली प्रश्नावली में। तो बहुपद के बराबर में जीरो आ जाए या बराबर आ जाए बीच में, तब वो क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोई भी बहुपद लिखा हुआ है उसमें यदि बराबर आ जाए तो वो समीकरण बन जाएगा। ठीक, यानी अब आपके दिमाग में आना चाहिए, आपको क्या मिलेगा? बराबर का चिन्ह जरूर मिलेगा। ठीक है, रैखिक समीकरण। और हम कैसे समीकरण को पढ़ने वाले हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब समझते हैं क्या होता है? अरे बताया ना आपको पहले, रैखिक बहुपद बताया था। ऐसा बहुपद जिसकी चर की उच्चतम घात कितनी हो? एक हो, तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसे ही ऐसा समीकरण जिसके चर की उच्चतम घात कितनी हो? एक हो, तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। और उसके चर की उच्चतम घात दो हो जाए तो कैसा समीकरण कहलाएगा? द्विघात समीकरण। कैसा कहलाएगा? ऐसे ही तीन हो जाए तो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा समीकरण जिसके चर की घात कितनी हो, उच्चतम घात कितनी हो? एक हो, तब वह रैखिक समीकरण कहलाएगा। और दो चर, कितने चर होंगे? दो चर होंगे, कोई भी एक्स और वाई, पी या क्यू, दो चर मिलाकर। चर तो समझते हैं, पिछली प्रश्नावली में पढ़ाया था तो चर अचर बहुपद, है ना। तो देखो, दो चर मिलाएंगे, एक्स या वाई, पी या क्यू और भी कोई, दो चर मिलाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और उनकी उच्चतम घात कितनी हुआ करेगी? एक। कितनी हुआ करेगी? एक। और युग्म का मतलब समीकरण कितने हुआ करेंगे? ऐसे दो। अब हम ऐसे समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिएगा, मैं उसमें देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि के बारे में बात करें तो दो विधियां होती हैं। एक विधि होती है ग्राफीय विधि।
और एक होती है बीजीय विधि, ग्राफीय विधि और बीजीय विधि। अब देखो, बीजीय विधि 3 प्रकार से होती है। पहले नंबर पर आती है विलोपन विधि, फिर होता है प्रतिस्थापन विधि, फिर होती है वज्र गुणन विधि। बात तो समझ में आई है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि के बारे में बात करें, समीकरण को हल किया करेंगे, मान ज्ञात किया करेंगे, तो 2 प्रकार से करते हैं, एक तो ग्राफीय विधि, एक बीजीय विधि। ग्राफीय विधि में क्या होता है, हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समीकरण मिलेंगे, उन समीकरणों को हम ग्राफ पर बनाएंगे, फिर वहां से हल प्राप्त करते हैं, है ना। और बीजीय विधि में एक विलोपन विधि होती है ना। विलोपन विधि में क्या होता है, हम किसी एक चर को काट देते हैं, हटा देते हैं, विलोपन कर देते हैं। विलोपन का मतलब खत्म कर देते हैं, वहां से एक चर बचता है, वहां से मान निकालते हैं, फिर उस चर का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे। जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूँ, नहीं आ रहा होगा समझ में, लेकिन प्रश्न करेंगे तभी बात समझ पाएगी। एक होती है प्रतिस्थापन विधि। अब नए सिलेबस के अनुसार गुणनखंड विधि को हटा दिया गया, गुणनखंड विधि, अब वज्र गुणन विधि को हटा दिया गया है। तो वज्र गुणन विधि को हम पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है, होती जरूर है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिया है, आपके गणित में नया आया है, अपडेट हो गई, उसमें इसको हटा दिया गया है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम केवल यहाँ से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। अब देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कैसे रूप के होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप का मतलब समझ पा रहे हो कि एक कैसे प्रकार के होते हैं। तो देखिए कितने चर होंगे, 2। मैं लिख लेता हूं, एक चर मान लिया मैंने x और दूसरा y, 2 चरों। अब चर के आगे क्या होता है, कोई गुणांक, क्या होता है कोई, मैंने मान लिया a, इसके आगे मान लिया b, ठीक है। एक और कोई अचर पद होगा, क्या होगा, अचर पद, बराबर समीकरण बताया, तो बराबर में क्या होगा, 0 होगा। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई, दोबारा देखो, 2 चर, आपको कोई भी 2 चर लिखने हैं, मैंने एक चर x हो गया, दूसरा चर क्या हो गया, y हो गया। अब प्रत्येक चर के आगे कोई ना कोई क्या होता है, गुणांक होता है, क्या होता है, गुणांक। मान लिया मैंने, यहाँ क्या होगा a, यहाँ क्या होगा b, ये चर हो गया। चर के बाद में एक क्या होता है, अचर, क्या होता है, हाँ, इनके बीच में प्लस का भी चिन्ह हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, तो फिलहाल मैं प्लस लिख रहा हूँ। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, इसकी उच्चतम घात कितनी होगी, x की घात कितनी है, y की घात कितनी है, इसलिए क्या बनेगा, रैखिक समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, रैखिक। अभी समीकरण बनाना है तो बराबर में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, ये व्यापक रूप होता है। अब रैखिक समीकरण युग्म होता है, क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब जुड़ा। ऐसा ही एक और होगा कोई, ऐसा ही एक और होगा, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। भाई युग्म का मतलब जोड़े के रूप में होगा। अब ये 2 समीकरण हो गए, कितने समीकरण हो गए, अब दोनों अलग अलग दिखने चाहिए, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो हम हल नहीं कर पाएंगे, दोनों अलग अलग दिखने चाहिए। अलग अलग दिखने के लिए पहले समीकरण में मैं यहाँ 1 1 और 1 लगा देता हूँ, ठीक है।
दूसरे समीकरण में 2 2 और 2 लगा सकता हूँ। अब ये पूरी बात हुई कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ a1 का अर्थ क्या है, a1 का अर्थ क्या है, पहले समीकरण में x का गुणांक, पहले समीकरण में x का, b1 का अर्थ क्या है, पहले समीकरण में y का, c1 का अर्थ क्या है, पहले समीकरण में अचर पर। समझ रहे हो ना। ऐसे ही यहाँ a2 का अर्थ क्या है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक। भाई गुणांक तो पढ़ के आए आप कक्षा 8 में, इसी चर के साथ में किसका गुणा हो रहा है वही क्या कहलाता है, गुणांक। ऐसे ही समीकरण 2 y2 का, b2 का मतलब समीकरण 2 में y का गुणांक। ऐसे ही c2 का अर्थ है समीकरण 2 में अचर। ठीक है, अब देखो, अब हम इनको हल करते हैं तो a1 बटे a2 क्या देखेंगे, इनका अनुपात, a1 और a2 का अनुपात, और ज्ञात करेंगे साथ में b1 बटे b2। हम अनुपात ज्ञात करेंगे, पहले a1 बटे a2, b1 बटे, यदि ये मान आपस में बराबर नहीं आया, आपस में बराबर नहीं आया तो अद्वितीय हल विद्यमान होगा, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। और समीकरण युग्म संगत होगा। और इसकी जो रेखाएं बनाओगे, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। बात तो समझ में नहीं आ पाई पूरी। देखिए क्या होगा, ये आपका मान लो ग्राफ है, ग्राफ है, तो पहले समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लो ऐसे करके आ गया, पहले समीकरण का ग्राफ बनाया, उसकी रेखा ऐसी होगी, वियल बनाएंगे तब सीखेंगे कैसे बनता है, फिलहाल ऐसे ही देखो। दूसरे समीकरण का आया ग्राफ, वो ऐसे आ गया, तो ये ग्राफ दोनों एक बिंदु पर क्या हो रहा है, कट रहे हैं, दोनों ग्राफ किसी एक बिंदु पर क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, कटने का मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु उन दोनों समीकरण का हल होता है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे होते हैं वह बिंदु उन दोनों समीकरण का क्या होता है, हल होता है। यहाँ कट रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, हल निकलेगा। अब देखो, मान लो कि कोई हमने ग्राफ बनाया और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये तो ग्राफ बना के हम देख पा रहे हैं, ग्राफ बना के देख पा रहे हैं कि इसका क्या है, कोई हल है। और वैसे डायरेक्ट देखोगे तो उनका अनुपात आएगा a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे, तो फिर आपको c1 बटे c2 चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक, केवल और केवल एक। कौन सा होता है, वो जिस बिंदु पर काटता है तो यहाँ एक हल विद्यमान है। समीकरण युग्म संगत होगा। संगत का अर्थ होता है कि रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, काट रही हैं, रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, काट रही हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, आपको ये रेखाएं कैसी दिख रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। बात समझ में आएगी। अब देखो दूसरी बात, फिर मान लो आज बराबर है कल को बराबर ना हो, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे, भाई बराबर नहीं है तो यहाँ बात खत्म होगी, बराबर नहीं है तो यहाँ बात खत्म होगी। बराबर है तो आपको c1 बटे c2 ज्ञात करना पड़ेगा। मान लो ये बराबर नहीं है, अब ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल विद्यमान नहीं होता है, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। अब यार ग्राफ बनाएंगे तब ये बात तो सब समझ में आएंगी, समझ रहे हो ना, परेशान नहीं होना है कैसे। अभी यार हम ग्राफ बनाएंगे एक एक उदाहरण लेके तो सभी बात समझ में आएंगे।
अद्वितीय कोई हल विद्यमान नहीं होगा। अब कोई हल विद्यमान नहीं होगा तो समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत। समीकरण युग्म असंगत होंगे। असंगत होंगे तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? रेखाएं समांतर होंगी। देखो ऐसी कंडीशंस पर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे करके बनेगा। मान लो पहले समीकरण का ग्राफ बनाया वो यूं आया, दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाया वो यूं आया। आ सकता है ग्राफ, है ना? पहला बनाया ऐसे करके आया, दूसरा बनाया ऐसे करके आया। अब देखो समीकरण का हल कहाँ मिलता है? जहां रेखाएं आपस में काटे। तो इनको मैं और भी आगे बढ़ाऊं तो काट पाएंगी? नहीं काट पाएंगी। काट नहीं पाएंगी तो फिर मैंने कहा कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तब रेखाएं काटेंगी तो हल मिलेगा। काट ही नहीं रही है रेखाएं तो हल नहीं मिलेगा। और रेखाएं काटेंगी नहीं तो समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत। कैसे होंगे? काटती है रेखा तो संगत होते हैं, नहीं काटती है तो कैसे होंगे? असंगत। और बताओ जो रेखाएं हैं ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समान, क्योंकि इनको आगे बढ़ाने पर भी कभी ये काटेंगे। बात समझ में आई? यदि कोई दो समीकरण है उनका ग्राफ ऐसे बन रहा है तो उनका अनुपात देखेंगे तो निश्चित रूप से A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2। बात समझ में आ रही है? देखो A1/A2 तो यहाँ बराबर नहीं है B1/B2 के, तब तो यही कहानी खत्म हो गई। लेकिन A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के, तो हमने C1/C2 चेक किया, ये बराबर। अब की बार क्या हो सकता है? तीनों आपस में कैसे हो? बराबर हो। भाई यहाँ बराबर नहीं है तो आगे चेक ही नहीं करना है। यहाँ बराबर हुआ, ये बराबर नहीं, अब की बार क्या होगा? तीनों बराबर हो। तो देखो तीनों बराबर होंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ देखो अनंत हल विद्यमान होंगे। अनंत हल विद्यमान होंगे। अनंत हल विद्यमान होंगे और समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत। हल विद्यमान है तो समीकरण युग्म संगत है। संगत होंगे, रेखाएं संपाती। देखिएगा क्या होगा, इनका ग्राफ बनाएंगे तो मान लो ये ग्राफ बना रहे हैं हम। मान लो एक रेखा बनाई, ऐसे आया ग्राफ इसका। एक समीकरण का ग्राफ ऐसे आया और दूसरे समीकरण का भी ग्राफ इसी के ऊपर आ रहा है जस्ट। एक रेखा बनाई, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आ रही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि रेखा जिस बिंदु पर काटती है वही उसका क्या होता है? हल होता है। अब एक रेखा दूसरी रेखा के जस्ट ऊपर है तो प्रत्येक बिंदु क्या हो रहा है? काट रहा है। मैं कहूँ कि ये है एक रेखा, दूसरी रेखा है, इससे टच हो रहा है, प्रत्येक बिंदु उसको काट रहा है। अब इसमें रेखा में कितने बिंदु हो गए? अनंत। कितने बिंदु हो गए? तो इसीलिए अनंत हल विद्यमान। अनंत हल विद्यमान, समझ रहे हो? एक बिंदु पर काटेगी तो एक हल होगा, और यहाँ क्या हो रहा है? अनंत बिंदुओं पर काट रहा है, कितने हल होंगे? अनंत। समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत, क्योंकि हल तो मिल रहा है हमें, इसलिए समीकरण युग्म संगत होंगे। और रेखाएं संपाती। संपाती का होता है एक के ऊपर दूसरी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो जाए तब क्या कहलाएंगे? संपाती। बात तो समझ में आ रही है? आपको सीधा सीधा मुद्दा ये है, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी, नहीं आया हो तो ये याद रखना है। मैंने फिलहाल आपको ये याद करने के लिए बताया, याद रह जाए। समझ रहे हो? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इस कंडीशन पर अद्वितीय हल विद्यमान होगा, समीकरण युग्म संगत होगा और रेखाएं सीधी होंगी। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा, समीकरण युग्म संगत होंगे, रेखाएं समांतर होंगी। ये तीनों बराबर हो जाए तो अनंत हल विद्यमान होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे, रेखाएं संपात। आई बात समझ में? तो आप पूरी बात को लिखेंगे, साथ में जो ग्राफ मैंने बनाया है इसको भी बना, अब देख सकते
देखिए भाई, ये हो गया। हाँ जी, बात है नहीं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, जो समीकरण युग्म दिए हुए हैं संगत हैं। मतलब ग्राफ बना के आपको जांच करना है ये संगत है या नहीं। यदि ऐसा है यानी कैसा है, संगत है, तो उन्हें ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। हल केवल और केवल संगत विधि पर ही ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब सुनो, दो समीकरण दिए हुए हैं, इसने बोला है ग्राफ द्वारा जांच करना है, और बिना ग्राफ द्वारा जांच करने की बात करता तो हम चेक करते A1 बटे A2 और B1 बटे वहां से पता लगा देते। लेकिन ग्राफ द्वारा जांच करने की बोला है, तो इसका मतलब हम ग्राफ बनाएंगे। तो 12 सारी पढ़ाए। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, पहला समीकरण है आपका x प्लस 3y बराबर 6। अरे ढंग से समझ लेंगे ग्राफ कैसे बना। एक प्रश्न आपके समझ में आ जाएगा ढंग से कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो लगभग लगभग सभी ग्राफों को बना देंगे। पहले एक समझ में आ जाना चाहिए ढंग से, ठीक है। तो ये मेरा पहला समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6। पहले ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ की टेबल बनानी पड़ती है। हेलो, इधर देखो। हाँ,
पहले समीकरण की टेबल बनानी पड़ती है। टेबल का मतलब मान प्राप्त करने हैं। टेबल बना लिया आपने तो फिर ग्राफ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब मुद्दा यह है कि टेबल कैसे बनाते हैं। देखो तो किसी एक चर को बिल्कुल अलग करेंगे। x बराबर 6, ये 3y प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझे? x को बिल्कुल अलग करने की कोशिश की है मैंने। कोई भी एक चर को बिल्कुल अलग किया करें तो x की जगह पे x, ये 3y प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ y का मान रखेंगे और किसका मान मिलेगा। बस यही बात ढंग से समझ लेना, दिक्कत नहीं आएगी। और ये निकल के दोस्त बोल रहे हैं क्या? आगे चलो ठीक। हाँ हाँ, इधर देखो, यहाँ से हम y का मान रखेंगे और किसका मान मिलेगा, x का मान मिलेगा। ढंग से समझ लेना। देखो y का मान यदि मैं 0 रखूं, क्या रखूं, 0 का 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, और 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, x का मान क्या हो जाएगा। नहीं है बस। देखो x की y की जगह पे मैं क्या रखूं, 0, तो 3 का 0 से करें तो क्या बन जाएगा, 6 में से 0 उठाएंगे तो क्या बचेगा। नहीं आया हो तो फिर ऐसे देख लो, x बराबर 6 माइनस के 3y, y की जगह पे क्या रख रहे हैं, 0, तो x बराबर 6 माइनस के 3 गुणा y की जगह पे 0। 6 माइनस 3 को 0 से करें तो 6 में से 0 जाएगी तो दिक्कत तो नहीं हो रही है। फोन तो नहीं खराब हो रहा, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है, बताओ। एक मिनट पढ़ाए मेरे, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बोलो बोलो। अरे परेशान नहीं होगी, पानी भर रहा, तो पहले पानी भरना जरूरी है।